माननीय, देश के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान दें एवं चिंतन कर इसे क्रियान्वित करने में अपना अमूल्य योगदान दें। भारत में शहरी योजना पर हमने एक नए सिरे से चिंतन कर पूरे देश के लिए एक अर्बनाइजेशन का मॉडल बनाया है। इस मॉडल के क्रियान्वयन से शहरों की सभी समस्याओं का निदान संभव है। शहरीकरण के लिए भूमि की जरूरत भी वर्तमान में लगने वाली कृषि भूमि के 1% से भी कम रह जाएगी और निश्चय ही इतनी कम मात्रा में लगने वाली भूमि की उपलब्धता अधिक आसान होगी एवं लागत भी मामूली होगी। 20,000 करोड़ के रोटेशनल फंड से पूरे देश में जरूरत के अनुसार शहरीकरण अपने तकनीकी एवं आर्थिक संसाधनों से ही किया जा सकेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी विदेशी संस्थाओं के अनुसार 2040 तक भारत की शहरी जनसंख्या 41 से बढ़कर 71 करोड़ हो जाएगी। इन 30 करोड़ नागरिकों में अधिकतम संख्या उन रूरल माइग्रेंट्स की होगी जिनकी पारिवारिक मासिक आय ₹5,000 से भी कम है। क्या हमारी समसामयिक शहरी नियोजन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सोच, प्रशासन प्रबंधन एवं नीतियां अपने नागरिकों को उनके कौशल एवं क्षमताओं के अनुरूप आवास, रोजगार और सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें शहरों में आदर पूर्वक बसा पाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रचलित शहरी नियोजन की। पश्चिमी देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी की बेतरतीब बसाहट की कुरूपता, कंजेशन, स्लम्स, डिसऑर्डर और बीमारियों के अंदेशों से ब्रिटेन में 1800 से 1890 तक सैनिटरी मूवमेंट ने जोर पकड़ा। इस सैनिटरी मूवमेंट ने 1891 में जन्म दिया मॉडर्न रैशनल अर्बन प्लानिंग को, जिसे थोड़े बहुत बदलाव के साथ पश्चिम में 1960 तक उपयोग में लाया जाता रहा। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में बिल्डिंग्स के लिए मार्जिनल ओपन स्पेसेस, परमिसिबल ग्राउंड फ्लोर कवरेज FAR, हाइट रिस्ट्रिक्शन आदि टर्मिनोलॉजी का प्रयोग शुरू हुआ और जोनल कोड्स के तहत जमीनों का वर्गीकरण रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आदि में करके उन्हें शहरों के अलग अलग हिस्सों में डालने की प्रथा शुरू हुई। इसके साथ ही आर्थिक आधार पर लोगों को शहरों में विभिन्न हिस्सों में बसाना शुरू किया गया। इन प्लानिंग नॉर्म्स के कारण लोगों के घरों और कार्यस्थलों के बीच की दूरियां बढ़ी, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ा, अलग अलग समय पर शहर के कुछ हिस्से सुनसान रहने लगे। अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा बिल्ट स्पेसेस की जरूरत महसूस हुई और वे बनाए भी गए। 1925 तक शहरों के प्लान्स ऑटोमोबाइल्स केंद्रित करने की जरूरत पहचानी गई। अर्बन प्लानिंग के इन टॉप डाउन सॉल्यूशंस ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। अंग्रेज इन प्लानिंग नॉर्म्स को लेकर भारत आए। कॉलोनियल सोच के तहत भूमि उपयोग के संबंध में एक पुरानी भारतीय कहावत का उपयोग इन नॉर्म्स के साथ किया गया, माले मुफ्त दिले बेरहम। इस कहावत के साथ इन प्लानिंग नॉर्म से नई दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, गांधीनगर आदि शहरों के अलावा कई औद्योगिक शहरों की प्लानिंग भी की गई और 60 के दशक से सभी शहरों के मास्टर प्लान भी बनाए जाने लगे। अन्य देशों की तरह भारत के शहरों में भी दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए 7-8 सड़कें होती हैं। शहर के फैलाव के साथ इन्हीं सड़कों पर सबसे ज्यादा भार पड़ता है। इससे निपटने के लिए क्रमशः रिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, मेट्रो आदि सभी शहरों में एक के बाद एक बनाए गए या बनाए जा रहे हैं। यदि हम इन्हीं प्लानिंग नॉर्म्स को अपने शहरों में उपयोग करते रहे तो हम भविष्य में मल्टी लेयर रोड्स बनाने के बाद हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू करेंगे। ये सब करने के बाद भी शहरी नागरिकों की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इस चक्रव्यूह से निकलने के उपाय बहुत सी विदेशी संस्थाएं बताती आई हैं। वो हर साल भारत की शहरी समस्याओं के समाधान के लिए रिसर्च पर बहुत खर्च भी करती हैं। उनके बताए हर उपाय से हम चक्रव्यूह में और अधिक गहरे धंसते जा रहे हैं। हमारी पारंपरिक बुद्धि के अनुसार चक्रव्यूह से निकलने का उपाय उसे तोड़ देना ही है। हमने शहरों का फैलाव बढ़ाकर पेरी अर्बन एरिया डेवलप किए, सड़कों के साथ लीनियर विकास किया और कुछ शहरों के सैटेलाइट टाउन भी बनाए। इन सब प्रयोगों के बाद भी मूल शहरों पर दबाव बढ़ता ही गया। यदि हम इसी दिशा में बढ़ते गए तो सभी शहरों में कुछ ही वर्षों में रोज 5-6 घंटे का जाम लगना आम बात हो जाएगी। शहरी नियोजन की ये विदेशी सोच
हमारे यहाँ इसलिए असफल हुई क्योंकि ये भारत के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक बुनावट एवं संस्कारों से कोई सरोकार नहीं रखती। इन नीतियों पर जल्द से जल्द पूर्ण विराम लगना अति आवश्यक है। इन्हीं सिद्धांतों पर बनाए गए शहर साओ पाउलो का उदाहरण देना यहाँ उचित होगा। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला ये शहर ब्राजील और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के शहरी ढांचे में है 374 किलोमीटर बीआरटीएस, 379 किलोमीटर 5 लाइन तक की रेल, जिसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से 10 वर्षों में 500 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 420 हेलीकॉप्टर जो सेंट्रल एरिया में प्रतिदिन 2000 उड़ानें भरते हैं। 17,000 बसें, जिनमें 290 ट्रॉली बसें हैं। इस शहर में रोज 180 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं, जो किसी खराब दिन 295 किलोमीटर तक लंबे हो जाते हैं। शहर की 60% आबादी स्लम्स में रहती है। हमारे बड़े शहरों में भी इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है। फिर भी हालात इतने खराब नहीं है, क्योंकि हमारी पर कैपिटा जीडीपी ब्राजील से 9.5 गुना कम है। इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ ही हमारे शहरों का हाल और बुरा हो जाएगा। हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और शहर भी रहने लायक बने रहे। 60 के दशक के बाद से हमारे शहरों के मास्टर प्लान बनने और क्रियान्वयन होने से होने वाले असर पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना उचित होगा। भारत के लगभग 8000 वर्ग के शहरीकरण के इतिहास में 2-3 मंजिली बिल्डिंग्स के साथ भी 250 से 350 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर का घनत्व सभी शहरों में रहा है। मास्टर प्लान के अनुसार हुए विकास से ये घटकर 25 से 80 रह गया है। शहरों ने प्लान्ड अतिक्रमण आसपास की कृषि भूमियों पर बहुत बड़ी स्केल पर किया है। शहरों के लगभग हर भाग में साफ सुथरे कच्चे घरों में रहने वाले गरीब गंदी बस्तियों में रहने लगे हैं। धीरे धीरे ये गंदी बस्तियां शहर के दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट की गईं या नई बसाई गईं। कार्यस्थल से गरीबों के घर की दूरी और ज्यादा होती गई। ऑटोमोबाइल लग्जरी के बजाय जरूरत की चीज बन गई। पानी जैसी जरूरी चीज की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी बहुत कमी आई है। शहरों के आसपास की सभी वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो गई हैं और 100-100 किलोमीटर दूर तक से शहरों के लिए पानी लाया जाने लगा है। कम्यूटिंग टाइम सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा। सन 1980 से 2015 तक जमीनों की कीमत 8000 गुना तक बढ़ी, जबकि सरकारी प्राइस इंडेक्स 8-9 गुना ही बढ़ा है। इससे पूंजी निवेश प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के बजाय भूमि में होने लगा और इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति पर अंकुश लगा। स्वरोजगार आम आदमी की पहुंच से बाहर होता गया। मझोले शहरों में रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में होने वाले खर्च तेजी से बढ़कर 1,50,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष हो गया। बड़े शहरों में ये इससे 3 गुना है। इतना खर्च करके भी यथास्थिति बनाए रखना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। पॉल्यूशन असहनीय स्थिति तक पहुंच गया है। इन सभी कारणों से ग्रामीण क्षेत्र से इन शहरों में बसने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अवांछित ही होगा और नए एवं पुराने स्लम्स एरिया में रहने के लिए मजबूर होगा। इन शहरों को जीवित रखने के लिए इन पर दबाव डालने से बचना होगा। भारत के अर्बनाइजेशन के मॉडल को बनाने के लिए अर्बन प्लानिंग के मूलभूत सिद्धांतों में जरूरी बदलाव करने से पहले हमें उन पर असर डालने वाली भारत की विशेषताओं के बारे में जानना होगा। भारत में कृषि योग्य भूमि 52.5% है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राजील में ये 5% से लेकर 7.86% है। चीन और अमेरिका में ये क्रमशः 12.7 और 17% है। इस कारण भारत में इन देशों की नकल कर कुछ स्थानों पर केंद्रित या कॉरिडोर्स में अर्बनाइजेशन करना आत्मघाती होगा और हमें इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। 1000 एडी तक दुनिया की जीडीपी में 30% से अधिक शेयर के साथ भारत वर्ल्ड लीडर बना रहा। 1500 एडी में यह गिरकर 25% पर आ गया। 1800 एडी में 18%, 1900 एडी में 10% और पिछले कुछ वर्षों में गिरकर 1.5% पर आकर अब फिर से बढ़ना शुरू हुआ है।
ये स्पष्ट है कि मॉडर्न रैशनल अर्बन प्लानिंग के सिद्धांतों के अनुसार शहरीकरण के बाद से ये तेजी से गिरा है। इस क्षेत्र में भारत को उसका उचित स्थान दिलाने का अब समय आ गया है। भारत में ताजे पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व के औसत से 5 गुना कम है। नई शहरी बसावट इस तरह से की जा सकती है कि बरसात के पानी से ही शहर की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पुराने शहरों में यह संभव नहीं है। हमारे लगभग सभी शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इनकी आबादी में यदि बेतहाशा वृद्धि हुई तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करना असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए दिल्ली की जनसंख्या बढ़कर 3.5 करोड़ तक हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर स्थित गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा 400 से 450 किलोमीटर दूर बहकर ही पहुंचती है और वहां उसमें इतना पानी नहीं है कि दिल्ली की बढ़ी हुई आबादी को समुचित पानी दे सके। ऐसे में दिल्ली की जनसंख्या के लिए एक अपर लिमिट तय करना जरूरी है, जो उपलब्ध पानी को ध्यान में रखकर ही की जाए। 50 साल बाद कनाडा से पानी का आयात करने से सस्ता नदियों को आपस में जोड़ना रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है मीठे पानी को खारे पानी में मिलने से रोकना। भारत की कोस्टल लाइन में कई जगह ऐसी हैं जहां समुद्र के पानी की निकासी कर ताजे पानी की झीलें बनाई जा सकती हैं। अकेले खंबात की खाड़ी में एक 53 किलोमीटर लंबा डैम बनाकर 13.2 क्यूबिक किलोमीटर खारे पानी को ताजे पानी में बदला जा सकता है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी के रोज के डिस्चार्ज के बराबर का पानी इसमें से रोज निकाला जा सकता है। भारत के राज्यों में शहरीकरण असमान रूप से हुआ है। राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ अर्बनाइजेशन के समानांतर बढ़ रही है। इकोनॉमी अधिक अर्बनाइज राज्यों में ज्यादा अच्छी है। भारत में आने वाले समय में सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और ये इंडस्ट्रियल या कृषि क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। 20 साल बाद की जनसंख्या का अनुमान लगाकर सभी शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाते रहे हैं। आने वाले समय में ये अनुमान और ज्यादा गलत निकलेंगे, क्योंकि पिछले 2 दशकों में समान कार्य के लिए अलग अलग शहरों में पारिश्रमिक में गैप बड़ा होते जाने से लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हमें भविष्य में अर्बन प्लानिंग करते समय लैंड यूज निर्धारित करने के बजाय जमीन के अधिकतम उपयोग के बारे में सोचना होगा। मैक्सिमम परमिसिबल एफआर की जगह ध्यान देना होगा कि कम से कम कितना निर्माण किसी भी जमीन पर जरूरी है। हर जमीन और बिल्ट स्पेस के मल्टी यूज पर ध्यान देना होगा और उनके अंडर यूटिलाइजेशन पर अंकुश लगाना होगा। प्रपोज डेंसिटी की जगह मिनिमम डेंसिटी टू बी अचीव्ड को मॉनिटर करना ही होगा। रिजिड डेवलपमेंट प्लान की जगह फ्लेक्सिबल प्लान तैयार करने होंगे। संसाधनों के अनुरूप हर शहर में जनसंख्या की एक अपर लिमिट तय करनी होगी। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग में हमें इन नई चीजों का समावेश करना होगा। अर्बनिज्म में माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल की तरफ बढ़ते हुए प्लान्स बनाने होंगे। जैसे पुराने समय में परिवारों को जोड़कर मोहल्ला और मोहल्ले को जोड़कर बाजार आदि बनाए जाते थे। स्कूली शिक्षा में अर्बनिज्म के बारे में पढ़ाना होगा और इंक्रोचमेंट आदि की बुराइयों के बारे में भी बताना होगा। लो स्टार्टअप कॉस्ट, सस्ती जमीनों पर शहरीकरण कर सड़क व रेल उन तक पहुंचाकर प्रॉपर्टीज की कीमत कम की जा सकती है, जिससे सभी कार्यों की स्टार्टअप कॉस्ट कम की जा सकती है। ह्यूमन कार रेशो, नए बड़े शहरों में कम्यूटिंग टाइम 15 मिनट से कम करने पर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, नई शहरी बसावट में बिल्डिंग और क्लस्टर लेवल पर सभी प्रकार के वेस्ट का संशोधन काफी सस्ता पड़ेगा। वायबिलिटी, हर एक्टिविटी की वायबिलिटी के अनुसार प्रोविजन करना, जैसे एक एयरपोर्ट 1 करोड़ की शहरी आबादी पर होना। इन नए प्लानिंग नॉर्म्स का उपयोग करके हमने इंडिया स्पेसिफिक अर्बनाइजेशन का मॉडल तैयार किया है। उससे आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए हैं। हमारे द्वारा प्रपोज मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन में स्थान की डेमोग्राफी के अनुसार 15 से 20 लाख आबादी के 4 शहरों का एक समूह है, जो आपस में 110 से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। चारों शहरों के बीच में लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक एयरपोर्ट सिटी होगी, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सेंट्रलाइज्ड डेयरी इत्यादि होंगे। चारों शहरों को एयरपोर्ट सिटी से एक्सप्रेस हाईवे
और मीडियम स्पीड ट्रेन से जोड़ने पर वे आपस में भी जुड़ जाएंगे। शहरों के दो समूहों के दो शहरों के बीच इंडस्ट्रियल सिटी होगी। एक्सप्रेस हाईवे से लूप्स निकालकर लो डेंसिटी अर्बन विलेजेस होंगे, जो वर्तमान में शहरों के कवर्ड कैंपस की तरह बनाए जाएंगे। ये शहर वर्तमान बड़े शहरों से कम 70 किलोमीटर की दूरी पर सस्ती जमीनों पर बनाए जाएंगे, ताकि वर्तमान शहरों पर उनका भार न पड़े। वर्तमान शहरों को प्रस्तावित शहरी समूह के किसी एक शहर या एयरपोर्ट सिटी के रूप में शामिल किया जा सकेगा। हिमालय के क्षेत्रों को छोड़कर यह मॉडल पूरे देश में समान रूप से रिपीट किया जा सकेगा। इस मॉडल की मूल धारणा है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बहुत सी सुविधाओं की वायबिलिटी नहीं होती है और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आर्थिक गतिविधियां तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामों में असुविधाएं भी उसी तेजी से बढ़ती हैं और शहर के रखरखाव का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी भी नागरिक को शहर के 90% हिस्से में जाने की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती। इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होलसेल मार्केट, सरकारी ऑफिस आदि में ज्यादातर नागरिकों को वर्ष या महीने में कुछ ही दिन जाना होता है। इसलिए अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लोगों को अलग अलग शहरों में बसाया जा सकता है। इस तरह शहरों में छोटे बड़े सभी शहरों के फायदे नागरिकों को मिलेंगे और उनकी कमियां और विकृतियों से लोग बच जाएंगे। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में हमारे राज्यों को यूरोप के देशों से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन साइज ऑफ इकोनॉमी में ज्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी हम बहुत पीछे हैं। इस मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन से प्रस्तावित शहरों का समूह दिल्ली या मुंबई की इकोनॉमी का अर्बन सेटलमेंट बनेगा और भविष्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या रूस से भी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ेंगे। हमने प्रस्तावित शहरों के लिए कंसेप्ट प्लान तैयार किया है, जिससे शहरी ढांचा बनाने में लगने वाली सामग्री की मात्रा भी निकाली है। प्रत्येक शहर में यातायात के लिए बसेस, ट्रैम्स और फेरीज का उपयोग किया जाएगा। बसेस के लिए एक्सक्लूसिव एलिवेटेड रोड्स हैं, जिनके नीचे दुकानें प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान भूमि स्वामियों को ही आवंटित की जाएंगी। मैनहट्टन और बर्लिन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फ्यूजन कर इन शहरों के लिए बनाया गया ये सिस्टम यूजर्स के लिए भी कम लागत का होगा और सर्विस प्रोवाइडर्स भी इससे काफी लाभ कमा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह ही पैदल और साइकिल पर चलने वालों के अलावा इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए भी एक्सक्लूसिव मार्ग है। 20 लाख की आबादी वाले शहर में अधिकतम दूरी 15 मिनट में तय की जा सकेगी और एवरेज कम्यूटिंग टाइम लगभग 5.5 मिनट का होगा। 25 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इन शहरों में 20% स्थान भविष्य में शहर की जरूरतों के अनुसार प्लान करने के लिए रखा गया है। 16% क्षेत्र लीनियर फॉरेस्ट से आच्छादित होगा, जिसमें स्कूल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल आदि बनाए जा सकेंगे। 70% क्षेत्र खुला होगा और एक सर्विस डक्ट, फायर हाइड्रेंट समेत बिजली, पानी, फोन, सीवर, टेलीविजन आदि सर्विसेज के साथ प्रत्येक बिल्डिंग के पास से गुजरेगा। पूरे शहर और बिल्डिंग्स को सॉइल कंजर्वेशन की दृष्टि से बिना नेचुरल कंटूर्स को डिस्टर्ब किए प्लान किया गया है। शहर के बीचों बीच एक 900 मीटर बाय 900 मीटर का खुला क्षेत्र सिंगल सर्विस टावर, सिटी सेंटर, टूरिज्म और दशहरा आदि सामाजिक उत्सवों के लिए रखा गया है, जिससे चहल पहल रहे और रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इन शहरों में सभी भूमियों पर 4 सेक्टर्स में कम से कम 12 मंजिलें एवं 4 सेक्टर्स में कम से कम 20 मंजिला बिल्डिंग्स बनना जरूरी होगा। 2 सेक्टर्स में मल्टी लेवल कमर्शियल पार्किंग लॉट्स होंगे। हर शहर की वाटर बॉडीज के लिए एक स्वयं का बेसिन बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल स्थान के एवरेज रेनफॉल के अनुसार छोटा या बड़ा होगा। शहर की जल आपूर्ति रेन वाटर और रिसाइकलिंग से की जाएगी। इन शहरों के बाहर मेडिकल वेस्ट को छोड़कर कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा और बिल्डिंग और क्लस्टर लेवल पर ही उसका सेग्रीगेशन और प्रबंधन कर लिया जाएगा। अर्बनाइजेशन के इस मॉडल के क्रियान्वयन से सन 2040 तक शहरीकरण के लिए अनुमानित पेरी अर्बन एरिया से लगी हुई महंगी 2,70,00,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की जगह कुल 3,75,000 हेक्टेयर दूर दराज की सस्ती भूमि, जिसमें आधी से कम कृषि भूमि होगी, ही उपयोग में ली जाएगी।
शहरों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का एरिया इतना कम हो जाने पर अधिग्रहण भी आसान होगा और भूमि स्वामी को 20 गुना पैसा देने पर भी सरकार को कम पैसा लगेगा। वर्तमान नीतियों पर चलने पर 12,50,000 किलोमीटर इंट्रा सिटी रोड्स लेन बनानी होंगी, जो घटकर केवल 28,000 किलोमीटर रह जाएंगी। शहरों के कैपिटल और ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में भारी कमी आएगी और नए शहरों के रखरखाव पर केंद्र या राज्य सरकारों को हर वर्ष होने वाले खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह यदि 20 लाख आबादी वाले शहर भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम नए प्रस्तावित शहर से तुलना करें तो हम पाएंगे इन शहरों में क्षेत्रफल 813 स्क्वायर किलोमीटर के स्थान पर 25 स्क्वायर किलोमीटर, सड़कों और सर्विसेज की लंबाई 2600 किलोमीटर की जगह 140 किलोमीटर, बिजली की लाइंस 7,124 किलोमीटर के स्थान पर केवल 300 किलोमीटर ही रह जाएंगी। इस अर्बनाइजेशन के मॉडल में बने हुए शहरों का प्लान ऑटोमोबाइल सेंट्रिक न होकर ह्यूमन सेंट्रिक होने से बहुत से छोटे बच्चे भी बिना किसी डर के शहर में फ्रीली मूव कर सकेंगे। शहर की स्काईलाइन के साथ क्षितिज रेखा को भी देख सकेंगे। पॉल्यूशन फ्री नीले आसमान में तारों को पहचानने लगेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना सकेंगे। इससे देश का सर्वांगीण विकास होगा। कोई भी गांव किसी बड़े शहरों की सुविधाओं से 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं रह जाएगा। उनको अपने सभी उत्पादनों के लिए मार्केट 1.5 घंटे से भी कम दूरी पर उपलब्ध हो जाएगा। आग से बचाव के लिए वर्तमान सिस्टम में ऊंची बिल्डिंग्स, घनी बस्तियां, जंगल, ग्रामीण क्षेत्र और स्लम्स आदि कवर्ड नहीं। कम कैपिटल और ऑपरेटिव कॉस्ट वाले एविएशन बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम से ये सभी आग लगने के 20 मिनट में राहत पा सकेंगे और देश में सुनामी, केदारनाथ जैसी आपदा आने या मेडिकल इमरजेंसी के लिए लगभग 300 हेलीकॉप्टर्स का दस्ता उपलब्ध होगा। हम जानते हैं कि इतने कम समय में आपके मस्तिष्क में उठ रहे सभी सवालों के जवाब, क्रियान्वयन, नए शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास एवं बेसिस आदि पर चिंतन कर निकाले गए रियलिस्टिक सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इन सभी के लिए आप प्रदीप के सक्सेना द्वारा लिखित रीथिंकिंग अर्बनिज्म अ स्टेप टुवर्ड्स गोल्डन एरा पढ़ सकते हैं या PRADEEP_ASSO@yahoo.co.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।